कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में आप सबका स्वागत है। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पहली यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। पहली यूनिट आपके पास है भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस यूनिट के अंतर्गत हम दूसरा जो अध्याय है, दूसरा जो पार्ट है, मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने एक क्लास पिछले वीडियो में देखी। अब जो इसका अगला टॉपिक है, मात्रक और मापन जो पार्ट है आपके पास, तो उसको देखते हैं अगला क्या टॉपिक है, इस कक्षा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसका जो अगला टॉपिक है वह है मापन के आधार पर भौतिक राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। मापन के आधार पर भौतिक राशियों और मात्रकों का आपने वर्गीकरण करना है, उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो इसको देखते हैं यहाँ पर। मापन के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। जो भौतिक राशियां हैं, मापन के आधार पर आप उनको दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज इनको कहते हैं, बेसिक क्वांटिटीज भी कहा जाता है इनको, मूल राशियां। और दूसरी है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये दो प्रकार की आपके पास राशियां हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। यानी भौतिक राशियों को मापन के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो चलो देखते हैं इसमें आगे मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो पहला है हमारे पास मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखिए क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। जो भौतिक राशियां क्या होती हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जो किसी अन्य भौतिक राशि से मिलकर नहीं बनी होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। क्लियर हो गई होगी आपको डेफिनेशन यहाँ पर कि जो भौतिक राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, कहने का अर्थ है अर्थात जो किसी अन्य भौतिक राशि से मिलकर नहीं बनी हुई होती है, अपने आप स्वतंत्र होती है, अपने आप ही वो बनी हुई होती है, स्वतः ही बनी है, किसी अन्य भौतिक राशि से मिलकर बनी नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, ये लंबाई क्या है, एक प्रकार की मूल राशि है। लंबाई किसी अन्य भौतिक राशि से मिलकर नहीं बनी हुई। इसी तरह से द्रव्यमान है, द्रव्यमान भी अपने आप में एक मूल राशि है, ये स्वतंत्र है अपने आप में, ये किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनी है द्रव्यमान। इसी तरह से जो समय है, समय भी क्या है, अपने आप में एक मूल राशि है। विद्युत धारा अपने आप में क्या है, एक मूल राशि। इसी प्रकार से आप देखेंगे ताप है, आगे पदार्थ की मात्रा है, बहुत सारी मूल राशियां हैं। तो मूल राशियों का कॉन्सेप्ट क्या है कि मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो पूर्णतः क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जो किसी अन्य भौतिक राशि से मिलकर नहीं बनी होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। इसके उदाहरण भी हमने दे दिए, कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे, लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा। ये है मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा है आपके पास व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये क्या होती हैं, देखें, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। जब हमारे पास मूल राशियां होंगी तभी हमें ये व्युत्पन्न राशियां मिलेंगी, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात जिन भौतिक राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखा, भौतिक राशियों को तो हम किसी के पदों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। किंतु जो ये व्युत्पन्न राशियां होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, इनको हम मूल जो राशियां हैं उनके पदों में इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर चाल है, तो चाल है, चाल एक प्रकार की क्या है, व्युत्पन्न राशि। क्यों, आप जानते हैं, अगर मैं लिखूं यहाँ पर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी का मतलब लंबाई, दूरी को हम लंबाई भी कह सकते हैं, दूरी बटा समय।
तो आप देख रहे हैं कि दूरी या लंबाई क्या होती है, भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है वो? अभी जो हमने पहले देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का अर्थ है कि ये मूल राशि है, लंबाई या दूरी। और समय भी कैसी राशि है? मूल राशि है। तो चाल को हम किसके पदों में व्यक्त कर रहे हैं? यहाँ पर किसके पदों में लिखा जा रहा है? चाल किसके पदों में लिखा जा रहा है? मूल राशियों के पदों में लिखा जा रहा है। तो ये चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? इसलिए व्युत्पन्न राशि है। चाल अपने आप में मूल राशि नहीं है, चाल व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि इसलिए है क्योंकि चाल को हम किसके रूप में प्रकट करते हैं? किसके रूप में इसको लिखा जा सकता है? मूल राशियों के पदों में लिखा जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा। इसी तरह से त्वरण है, जैसे त्वरण, तो त्वरण को हम कैसे लिखते हैं? देखो, त्वरण होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो आप देख रहे हैं त्वरण व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि इसको हम वेग और समय के रूप में लिख रहे हैं। वेग, चाल, चाल वेग, आगे हम देखेंगे चाल और वेग में अंतर होता है, पर यहाँ पर हम वेग परिवर्तन देख रहे हैं, या चाल बटा हम समय भी लिख सकते हैं। जब त्वरण की बात है तो वेग परिवर्तन ही लिखेंगे, वेग परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेग बटा हम समय लिख रहे हैं, यानी त्वरण को, समय कैसी राशि है? मूल राशि, और वेग क्या है? एक प्रकार की अन्य व्युत्पन्न राशि है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो त्वरण है अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसको हम मूल राशि के पदों में लिख पा रहे हैं। मूल राशि वेग है, और वेग अगेन किसके पदों में लिखा जा सकता है? वेग एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है, और वेग को हम फिर किसके रूप में लिख सकते हैं? मूल राशि। अभी वेग हमने देखा, वेग या चाल, वेग को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे चाल को हम दूरी बटा समय लिखा, वेग में क्या आ जाएगा? विस्थापन आ जाएगा, विस्थापन बटा समय। तो कहने का मतलब जो त्वरण है वो किसके रूप में प्रकट हो रहा है या किसके रूप में लिखा जा रहा है? मूल राशियों के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से घनत्व है। घनत्व को हम क्या लिखते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान कैसी राशि है? एक मूल राशि है। ठीक है, इसी तरह से क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी एक, लंबाई गुणा चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई का नेचर एक ही प्रकार का होता है, दोनों का मात्रक मीटर होता है। तो क्षेत्रफल को भी हम लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में लिख सकते हैं। आयतन को लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो ये राशियां हैं, चाल है, त्वरण है, घनत्व है, क्षेत्रफल है, आयतन है, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये मूल राशियों की सहायता से लिखी जा रही हैं। मूल राशियां, इनमें मूल राशियों का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है ना? तो मूल राशियां मतलब इसमें मूल राशियों के पदों में हम इनको व्यक्त कर सकते हैं, जो व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, जबकि मूल राशियां किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं होती हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे कि जो मूल राशियां हैं वे स्वतंत्र होती है, उनको किसी अन्य भौतिक राशि के पदों में नहीं लिखा जा सकता है। जबकि जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो मूल राशि की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, मूल राशियों के पदों में उनको लिखा जा सकता है। तो इसलिए इनको व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं इसमें। अब है मापन के आधार पर मात्रकों का वर्गीकरण। अभी तक तो हमने भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया मापन के आधार पर। हमेशा याद रखिए, कोई भी भौतिक राशि है उस भौतिक राशि का एक मात्रक जरूर होता है। भौतिक, जो भी भौतिक राशि होगा उसका मात्रक होता है। ठीक है ना? कोई भी भौतिक राशि हम जो भी लेंगे उसका क्या होगा? एक मात्रक होगा। तो अभी हमने भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया, अब उसके संगत मात्रकों का वर्गीकरण, मापन के आधार पर मात्रकों का हमने क्या करना है यहाँ पर? वर्गीकरण, कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे हमने भौतिक राशियों को देखा उसी प्रकार से मात्रकों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। मूल मात्रक, जैसे मूल राशियां थी, यहाँ पर मूल मात्रक, मूल राशियां, तो उसके संगत क्या होगा? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। और व्युत्पन्न राशियां थी पीछे, तो मात्रक क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। तो इनको भी दो भागों में बांट सकते हैं हम मात्रकों को, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मापन के आधार पर। अब आगे है जो हमने डिस्कस करना है, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होती है फंडामेंटल यूनिट्स? ठीक वैसे ही जैसे मूल राशियां थी, वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जो अर्थात जो अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं, पूर्णतः से स्वतंत्र होते हैं। ये अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे मीटर है, मीटर किसी अन्य से मात्रक से मिलकर नहीं बना है, स्वतंत्र है अपने आप में। किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है। ठीक है, तो ये कैसे मात्रक हैं? ये मूल मात्रक है। ठीक है,
तो मूल मात्रक कौन होते हैं? जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो फंडामेंटल यूनिट्स की बात हुई, मूल मात्रक की बात हुई। अब देखिए जो नेक्स्ट है वह है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। तो क्या होता है डिराइव्ड यूनिट्स? इसको देखते हैं हम यहाँ पर। देखो डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से बने होते हैं, अर्थात वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, मूल मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये मूल मात्रकों से बने होते हैं। ठीक है, इनमें मूल मात्रक जब हम प्रयोग करेंगे तो उनसे मिलकर क्या बनते हैं? आपके व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। यानी जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनको मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है लिखा है, किसका मात्रक है? चाल का। तो मीटर क्या है? मीटर क्या है? मूल मात्रक है। सेकंड भी कैसा मात्रक है? मूल मात्रक है। तो मीटर प्रति सेकंड, ये जो स्लैश हमने यहाँ पर निशान लगाया है बीच में, ये प्रति सेकंड क्या प्रदर्शित करता है? मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक है। चाल का मात्रक, चाल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। और उसका मात्रक भी, उसका मात्रक क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक ही होगा। तो ये मीटर, यहाँ पर जो इस व्युत्पन्न मात्रक जो मीटर प्रति सेकंड है, इसमें मीटर कैसी राशि है? मूल राशि। सेकंड भी कैसी राशि है? मूल राशि। यानी कह सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक को हम किसके रूप में, किसके पदों में व्यक्त कर रहे हैं? यहाँ पर मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है। घनत्व कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो यहाँ पर किलोग्राम कैसी राशि है? मूल मात्रक है। और मीटर भी कैसी राशि है? मूल मात्रक है। यानी अगर हम इस पूरे किलोग्राम मीटर क्यूब की बात करें, जो पूरा किलोग्राम मीटर क्यूब है, तो ये कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि इसको हम मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। किलोग्राम और मीटर कैसी मात्रक है? मूल मात्रक। तो जो ये घनत्व का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये किसके पदों में व्यक्त हो रहा है? मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त हो रहा है, इसलिए क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार से मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर क्या है? किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का मात्रक है। तो क्षेत्रफल के मात्रक में ये मीटर स्क्वायर में किसका प्रयोग हो रहा है? मीटर। और मीटर क्या है आपका? मीटर कैसा मात्रक है? मूल मात्रक है। ये मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई का मात्रक मीटर गुणा चौड़ाई का मात्रक पे मीटर गुणा ऊंचाई, ऊंचाई का मात्रक पे मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। तो अगेन जो आयतन कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। तो उसका मात्रक क्या है? ये व्युत्पन्न मात्रक है, जिसमें ये मीटर का प्रयोग हो रहा है। मीटर कैसी राशि है? तो कैसा मात्रक है? मूल मात्रक। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक में किसके पदों में हम उसको व्यक्त कर पाते हैं? किसके पदों में हम लिखते हैं उसको? मूल मात्रकों के पदों में उनको लिख सकते हैं या उनके पदों में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये मूल मात्रकों से बने हुए होते हैं। तो अभी तक हमने अध्ययन किया मूल राशियां तथा मूल मात्रकों का मापन के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। अब जो इसमें अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। अगला टॉपिक है मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं, क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां। तो देखो मात्रकों की पद्धतियां सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो वैश्विक स्तर पर बहुत सारी मात्रकों की पद्धतियां प्रचलित थी या मापन की पद्धतियां प्रचलित थी, कालांतर में अलग अलग स्थानों पर, विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मापन या मात्रक की पद्धतियां प्रचलित थी। तो उनमें से कुछ पद्धतियां जो प्रचलन में थी और जिनका प्रयोग आज भी हम देखते हैं, उनका प्रचलन आज भी होता है, तो उनको देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी वो पद्धतियां हैं। मापन हेतु प्रमुख 3 मात्रकों की पद्धतियां निम्न हैं। जो मापन से संबंधित पद्धतियां हैं प्रमुख 3 हैं। वैसे तो बहुत सारी पद्धतियां हैं थी कालांतर में जो प्रचलन में थी, किंतु उनमें से 3 जो हैं प्रमुख रूप से प्रचलित हैं, जिनका प्रयोग आज भी के युग में भी हमको देखने को मिलता है। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं।
नंबर एक है सीजीएस पद्धति, फ्रेंच पद्धति इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरी है एफपीएस पद्धति, ब्रिटिश पद्धति इसको कहते हैं। और तीसरी है एमकेएस पद्धति, मीट्रिक पद्धति इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 3 पद्धतियां हैं, 1, 2 और 3 मात्रक की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो पहले भी प्रयोग थी और आज भी इनका प्रयोग हो रहा है। तो अब इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो अब देखते हैं इनको, इनमें से जो पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति, फ्रेंच पद्धति, उसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या इसके अंतर्गत है। इस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहते हैं। फ्रेंच पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, फ्रांस से हुआ था, इसलिए इसको सीजीएस पद्धति भी कहते हैं। अब देखो जो इसमें सीजीएस है, सीजीएस का अर्थ क्या होता है। सीजीएस का मतलब अर्थ क्या है, सी का मतलब है सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या है सेंटीमीटर, जो जी है, जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है सेकंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति इसको कहा जाता है। तो सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है इस पद्धति में, फ्रेंच पद्धति में या सीजीएस पद्धति में, सी फॉर सेंटीमीटर। दूसरा है जी, जी द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, जी को ग्राम कहा जाता है। और तीसरा जो है इसमें एस, वो समय का मात्रक है, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है एस, इसलिए इसको सीजीएस कहते हैं। सीजीएस क्यों कहते हैं, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, इसलिए इसको सीजीएस पद्धति भी कहा जाता है या फ्रेंच पद्धति। फ्रांस से इसका प्रारंभ हुआ तो फ्रेंच पद्धति। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है इस पद्धति के अंतर्गत, इसलिए इसको सीजीएस पद्धति कहते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें जो दूसरी पद्धति है हमारी वह है एफपीएस पद्धति, ब्रिटिश पद्धति इसको कहते हैं, ठीक है। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, ब्रिटेन से हुआ, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, जिसको आप कहते हैं इंग्लैंड कहते हैं, या ग्रेट ब्रिटेन आप कहते हैं उसको, तो वहाँ से इसका प्रारंभ हुआ। इसका क्या नाम है, एफपीएस पद्धति। अब देखो इसमें एफ का मतलब होता है फुट या फिट, एफटी से प्रदर्शित करते हैं फुट को, या फिट कहते हैं जिसको हम। तो एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर एफ का मीनिंग क्या है, फुट, लंबाई का मात्रक होता है फुट। दूसरा है पी, पी का मतलब पौंड, द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक। और एस, एस का मतलब होता है सेकंड, ये समय का मात्रक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एफ का मतलब जो है, एफ का मतलब रहता है फुट या फिट, पी का मतलब पौंड और एस का मतलब सेकंड, फुट पौंड सेकंड, इसीलिए इसको एफपीएस पद्धति कहते हैं। या इसका और क्या नाम है, ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसका जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ, ब्रिटेन से हुआ, तो इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब नेक्स्ट अगली जो तीसरी पद्धति है उसको देख लेते हैं, एमकेएस पद्धति, मीट्रिक पद्धति। ये सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति है, इसका प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं और आगे हमने विज्ञान के स्टडी में इसको एमकेएस पद्धति का ही प्रयोग करना अधिकतर, ठीक है। तो क्या है एमकेएस पद्धति या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं। देखो इसमें जो एमकेएस है, एमकेएस पद्धति में एम का अर्थ है मीटर, एम फॉर मीटर, के जो के है, के का मतलब है किलोग्राम, और एस का मतलब है सेकंड, ठीक है। क्या है एस का मतलब सेकंड, तो मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड, तो इसीलिए इसको एमकेएस पद्धति कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, एमकेएस पद्धति कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो ये आपकी इस प्रकार 3 पद्धतियां मात्रक के सिस्टम, मात्रक की पद्धतियां हैं या मापन की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिनका प्रचलन पहले भी होता था और आज भी इसका प्रचलन हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की, एक नई पद्धति की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं उसमें। तो आपने देखा भी 3 प्रकार की मात्रकों की पद्धतियां थी या मापन की पद्धतियां थी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। अब हम अध्ययन कर रहे हैं एक नई पद्धति का, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति या एसआई सिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या था इसके अंतर्गत, तो देखिए
अभी तक जो हमने 3 पद्धतियाँ हमने देखी तो अलग अलग स्थानों पर थी। जैसे फ्रेंच पद्धति थी तो फ्रांस में प्रचलित थी, इसी प्रकार से आपकी जो ब्रिटिश पद्धति थी वो ब्रिटेन में थी, एमकेएस पद्धति थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी पद्धतियाँ कालांतर में अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ चल रही थी, प्रचलन में थी। तो इससे दिक्कत क्या आ रही थी, इससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जब मापन करना होता था किसी वस्तु का, किसी चीज़ों का, तो उसमें जटिलता, कठिनाइयाँ पैदा हो रही थी कि कौन सी पद्धति हम एक सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर एक सर्वमान्य पद्धति को मान सके जिससे कि हम मापन कर सकें। तो इसके मद्देनजर रखते हुए, इस समस्या को देखते हुए सन 1971 में माप और तौल का एक महासम्मेलन हुआ जिनेवा नामक स्थान पर, और वहाँ पर एक मात्रकों की या मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति विकसित की गई, उसका प्रचलन प्रारंभ किया गया, जिसे एसआई पद्धति या एसआई सिस्टम कहते हैं। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या एसआई पद्धति में देखते हैं कौन कौन सी बातें यहाँ इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है मापन की अंतर्राष्ट्रीय सर्वमान्य पद्धति को एसआई पद्धति कहते हैं। तो हमने जैसे कहा कि 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर से ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति प्रारंभ हुई थी। तो इसको तब से एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वमान्य पद्धति माना जाता है मापन की, जिसको क्या नाम दिया गया, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम नाम दिया गया। इसी के साथ ये दूसरा पॉइंट जो है, जो इस एसआई सिस्टम या एसआई पद्धति का पूरा नाम है वो है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स इसको कहते हैं, इस एसआई सिस्टम का ये पूरा नाम है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका, कि इस पद्धति का जो प्रारंभ हुआ या प्रचलन हुआ 1971 के माप और तौल का महासम्मेलन हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया, जिनेवा नामक स्थान पर। और ये माना जाता है कि जो ये एसआई पद्धति है इसका प्रारंभ जियोजी नामक एक वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञानी, उन्होंने इसका प्रारंभ करता उनको माना जाता है इस एसआई यूनिट का। और सब कब हुई था, ये प्रारंभ कब हुई थी ये पद्धति, सन 1971 में से इसका प्रारंभ हुआ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा, कि जो एसआई पद्धति है उसमें 7 मूल राशियां हैं, ठीक है, और उसके संगत 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल राशियां हैं और उसके संगत 7 मूल मात्रक है। 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं, और इसके साथ साथ 2 पूरक राशियां हैं और उनके 2 पूरक मात्रक भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, इनका विस्तृत अध्ययन हमने यहाँ पर करना है। तो एसआई यूनिट में 7 मूल राशियाँ हैं और उनके संगत 7 मूल मात्रक हैं, 2 पूरक राशियाँ हैं और उनके संगत 2 पूरक मात्रक हैं। यदि यहाँ पर हम भौतिक राशियों को देखें तो कुल कितनी भौतिक राशियाँ हैं आपके पास, ये यहाँ पर 9, 7 और 2 9, और मूल मात्रक भी 9 है उनके संगत। तो यहाँ पर 7 मूल राशियाँ हैं, 7 उनके मूल मात्रक हैं, और इसके साथ 2 पूरक राशियां हैं और उनके 2 पूरक मात्रक हैं। तो ये जो चौथा पॉइंट है इसका थोड़ा हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं आगे। तो पहला है मूल राशियां और मूल मात्रक, जो हम बात कर रहे हैं एसआई पद्धति के अनुसार कौन कौन सी मूल राशियां हैं और कौन कौन से मूल मात्रक हैं, तो उनको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, ये हमारी 7 मूल राशियां हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। लंबाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेंथ, द्रव्यमान को आप क्या कहते हैं, मास, समय को टाइम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ताप आपका क्या हो गया, हीट, ठीक है, और ज्योति तीव्रता, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा। इसी तरह से इसके जो मात्रक हैं, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, मूल मात्रक, समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये 7 मूल राशियां आपके पास हैं
जो ये 7 मूल राशियां हैं और ये इसके 7 मूल मात्रक हैं। ये याद रखने हैं आपको, पूछे भी जाते हैं किसका कौन कौन सी मूल राशियां हैं। तो 7 मूल राशियां हैं आपकी और 7 मूल मात्रक है। किस सिस्टम के अंतर्गत? एसआई सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। 7 मूल राशियां हैं और उनके 7 मूल मात्रक हैं एसआई सिस्टम के अंतर्गत, एसआई पद्धति के अंतर्गत। इसी तरह से हमने कहा एसआई सिस्टम के अंतर्गत 2 पूरक राशियां हैं और उनके 2 पूरक मात्रक हैं उनके संगत। तो पहला जो पूरक राशि है वो कोण है, जिसको हम समतल कोण भी कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं इंग्लिश में इसको, कोण या समतल कोण। इसका जो मात्रक है रेडियन है। क्या है? रेडियन। डिग्री में भी नापते हैं, पर जो एसआई यूनिट के अंतर्गत कोण का जो मात्रक हम लेंगे समतल कोण का, वो क्या है? रेडियन है। ठीक है। घन कोण, सॉलिड एंगल, इंपॉर्टेंट है। आगे 11th और 12th में आपने इसका अध्ययन भी करना है, घन कोण, और प्रयोग भी करना है इसका। घन कोण का जो मात्रक है वो स्टेरेडियन है। 2 प्रकार के कोण होते हैं एसआई सिस्टम के अंतर्गत, या पूरक राशियां 2 प्रकार की हैं। कोण जिसको हम समतल कोण कहते हैं, उसका मात्रक रेडियन, और घन कोण सॉलिड एंगल, उसका मात्रक क्या है? आपका स्टेरेडियन है। तो इस प्रकार से 7 मूल राशियां और उनके संगत 7 मूल मात्रक हैं एसआई सिस्टम के अंतर्गत। इसी तरह से एसआई सिस्टम के अंतर्गत 2 पूरक राशियां हैं, कोण और घन कोण, और उनके संगत 2 पूरक मात्रक हैं। कोण का मात्रक रेडियन है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। तो इस क्लास में इतना ही।